नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे आपके जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड है उसके जो आगे आपकी जो क्लास थी उसमें हम आगे जो विषय निर्माण की विधियों का अध्ययन करेंगे। विषय निर्माण की विधियों यानी कि मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। इसके साथ ही हम जो विषय निर्माण की संरचना है और जो इसके विषय है उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विषय निर्माण की विधियों का। विषय निर्माण की विधियाँ, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। विषयों का सही क्रमबद्ध उचित व्यवस्थापन क्रम विषय निर्माण की विधियों द्वारा ही प्रदान किया जाता है। पुस्तकालय विज्ञान में जो विभिन्न विषय हैं उनका सही एवं उचित जो क्रम वाइज आपका व्यवस्थापन है वो विषय निर्माण की जो विधियां हैं उनके द्वारा ही उन विषयों को क्रम क्या है प्रदान किया जाता है। बिना विषय निर्माण की विधियों के इन विषयों को क्रम जो प्रदान करना नामुमकिन है, इसलिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। विषय निर्माण निरंतर है। विषय निर्माण क्या है? निरंतर है। आपको ज्ञान की जो विशेषताएं बताई थी उनमें बताया था कि निरंतर है। इसी प्रकार जो आपका विषय निर्माण विषय बनाया जाता है वो भी आपका निरंतर है, लगातार जारी रहता है। इनका निर्माण विभिन्न विषय निर्माण की विधियों से होता है। करीब टोटल जो विषय निर्माण की 12 विधियों का प्रयोग वर्तमान में किया जाता है। कितनी? 12 विधियों का प्रयोग वर्तमान में विषय निर्माण की किया जाता है। इन 12 विधियों की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा इन विषय निर्माण की विधियों की शुरुआत की गई थी 1950 में। और इनके द्वारा 1950 में 4 प्रकार की विधियों के साथ शुरुआत की गई थी। यानी सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1950 में 4 प्रकार की आपकी विषय निर्माण की विधियां बताई थी। वर्तमान में टोटल अभी जो उपयोग हो रही है वो आपकी टोटल 12 विधियां उपयोग हो रही है, जो आपके 3 प्रकार के विषय है उनके अंतर्गत बांटी गई हैं। 3 प्रकार के विषय कौन कौन से हैं? तो साधारण विषय आपके सबसे पहले साधारण विषय की बात करें तो बेसिक सब्जेक्ट आपका। इसके अलावा जो मिश्रित विषय है कंपाउंड सब्जेक्ट, और जटिल विषय है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये 3 प्रकार के विषय है। इनमें ही जो ये विषय निर्माण की विधियां विभाजित की गई है इन विषयों के अनुसार। विषय जगत की संरचना को हम 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई विषय जगत की संरचना के कितने भाग है? तो आपका आंसर होगा भाई विषय जगत की संरचना के 3 भाग है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। विषय जगत की संरचना के टोटल 3 भाग है। कौन कौन सी आपके? द्विविभाजन है, 10 विभाजन है और आपका बहुविभाजन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आपके द्विविभाजन की। द्विविभाजन में विषय जगत को 2 भागों में बांटा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है अभी द्विविभाजन यानी कि 2 भागों में विभाजन। 2 भागों में विभाजन, तो इसमें 2 भागों में विभाजन पुनः फिर 2 भागों में बांटा जाता है। इन 2 भागों को फिर से क्या है 2 भागों में बांटा जाएगा। इसी प्रकार निरंतर क्रम जारी रहता है। यानी कि सर्वप्रथम बात करें इसमें तो 2 भागों में बांटा जाएगा। इन 2 भागों को फिर से 2 भागों में, और इसी प्रकार जो इसका लगातार क्रम है इन भागों का वो लगातार 2-2 भागों में विषय निर्माण की इस द्विविभाजन में बांटा जाएगा। इसे ही द्विधारीय या बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। द्विधारीय या बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका क्या होगा? द्विविभाजन को। या फिर आ सकता है द्विविभाजन का अन्य दूसरा नाम क्या है? तो क्या होगा भाई? द्विधारीय, द्वि आधारीय या बाइनरी क्लासिफिकेशन। ये आता है भी इंग्लिश वाला शब्द आएगा उसमें बाइनरी आएगा आपका। बाइनरी
क्लासिफिकेशन, ये तो बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। द्विधारी है, इसमें आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन मिलेगा कि जो द्विविभाजन है वो दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपके बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा, तो राइट आंसर भी आपका क्या होगा, बाइनरी क्लासिफिकेशन। आगे हम बात करें तो आगे आपका है 10 विभाजन। क्या है, आगे है आपका 10 विभाजन। 10 विभाजन में हम विषय जगत को 10 भागों में बांटते हैं। द्विविभाजन में 2 भागों में और 10 विभाजन में 10 भागों में बांटेंगे। पुनः फिर इसे 10 भागों में बांटा जाएगा, यानी इसी प्रकार ये लगातार 10-10 भागों में जो आपके क्रम है वो लगातार जारी रहेंगे। सबसे पहले 10 भागों में, उसके बाद फिर से 10 भागों में और फिर 10 भागों में। इस प्रकार इस 10 विभाजन में लगातार 10-10 भागों में आगे विभाजन होता रहेगा। इसी प्रकार यह क्रम लगातार क्या रहेगा, जारी। डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन और यूडीसी पत्ती में इस प्रकार के उदाहरण मिल सकते हैं। डीडीसी और यूडीसी पत्ती 10 विभाजन के उदाहरण है भाई। डीडीसी और यूडीसी, डीडीसी की बात करें तो मेलविल डेवी द्वारा 1876 में इस डीडीसी पत्ती का निर्माण किया था। किसके द्वारा, तो मेलविल डेवी द्वारा डीडीसी पत्ती का निर्माण 1876 में किया गया था। इसके अलावा यूडीसी पत्ती, यूडीसी की बात करें तो 1905 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। विकास आ जाए यूडीसी का तो 1895 में यूडीसी पत्ती का विकास किया गया था। कब, 1800 विकास आ जाए तो क्या होगा भाई, 1895 में 1895 में यूडीसी पत्ती यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास किया गया था, निर्माण किया गया था। जबकि इसका पहला संस्करण जो प्रकाशित हुआ था वो आपका 1905 में 2 व्यक्तियों द्वारा इस पद्धति का निर्माण है वो किया गया था, पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन द्वारा। किसके द्वारा, 2 व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति था आपका पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन। दूसरा कौन था, दूसरा था आपका हेनरी लो फोंटेन। ये दोनों व्यक्ति थे जिनके द्वारा इस यूडीसी पत्ती का निर्माण है वो किया गया था 1895 में। पहला संस्करण 1905 में। आगे बात करते हैं हम तीसरा जो इसकी संरचना का भाग है। तीसरा है आपका बहुविभाजन। क्या है आपका, बहुविभाजन। इस विषय संरचना में हम विषय जगत को अनेक भागों में बांटा जाता है। नाम से पता चल रहा है भाई, बहुविभाजन यानी अनेक भागों में इसमें बांटा जाता है। विषय संरचना में हम विषय जगत को अनेक भागों में बहुत सारे विभाजन इसके किए जाते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन इसका उदाहरण है भी कोलन सीसी, जिसका निर्माण 1933 में और ये किया गया था आपका किसके द्वारा, सीसी की बात करें 1933 में निर्माण किया गया था सर्वप्रथम डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। पहला संस्करण पूछ ले तो 1933 होगा। टोटल 7 संस्करण थे इसके। अंतिम संस्करण था 1987 में 7वां, जो इसके 3 शिष्य थे उनके द्वारा डॉक्टर SR रंगनाथन की मृत्यु के पश्चात इस सीसी के 7वें संस्करण का प्रकाशन किया गया था। तो इस प्रकार हमारी जो विषय निर्माण की संरचना थी, जिसे 3 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है, द्विविभाजन, 10 विभाजन और आपका बहुविभाजन। 10 विभाजन के उदाहरण आपको पूछ ले तो डीडीसी और क्या होगा, यूडीसी। डीडीसी और यूडीसी 10 विभाजन के क्या होंगे भी, उदाहरण होंगे। जबकि सीसी आ जाए तो आपका कौन सा होगा, बहुविभाजन, पॉलीकोटोमी। डेकाकोटोमी है ये, और ये क्या है, पॉलीकोटोमी। आगे हम बात कर लेते हैं विषय 3 प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है भाई, विषय के प्रकार कौन कौन से हैं, या फिर ऑप्शन में आपके तीनों प्रकार दे दिए जाएंगे और इनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से विषय के प्रकार है। तो ये तीनों ही है भाई, 3 प्रकार है विषय के आपके सब्जेक्ट्स के। कौन कौन से है, तो सबसे पहले आपका साधारण विषय है।
साधारण विषय की बात करें तो आपका बेसिक सब्जेक्ट कहा जाता है ये, यौगिक विषय यानी कि कंपाउंड, और जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स विषय। तो 3 प्रकार के विषय है, इनकी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें साधारण विषय की। जिन विषयों में केवल मूलभूत विषय ही हो, जिनमें केवल मूल विषय हो, जिनमें केवल और केवल क्या हो, मूल विषय हो, या जो फिर मूल विषय से संबंधित हो, ऐसे आपके क्या कहलाएंगे, साधारण विषय कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे, साधारण विषय। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है, मूलभूत विषय है, इस कारण ये क्या है, साधारण विषय आपका। तो उदाहरण में भी साथ में दिया गया है मनोविज्ञान। क्वेश्चन में उदाहरण भी दिए जाएंगे कि मनोविज्ञान किस विषय के अंतर्गत सम्मिलित है, तो मनोविज्ञान आपका साधारण विषय के अंतर्गत होगा। आगे जो नंबर 2 विषय आपका वो है आपका यौगिक विषय, या जिसे कंपाउंड सब्जेक्ट भी कहा जाता है। यौगिक नाम से ही पता चल रहा है भी एक विषय इसमें नहीं होगा। जिन विषयों में मूलभूत विषयों के साथ एक या एक से अधिक एकल विचार हो, यानी कि सबसे पहले क्या उसमें मूलभूत विषय हो, प्लस क्या हो, एक या एक से अधिक एकल विचार भी उसके साथ हो, एकल विचार हो साथ में, और साथ में क्या हो, मूलभूत विषय हो। ऐसे विषय आपके कंपाउंड सब्जेक्ट यानी कि यौगिक विषय कहलाते हैं। केवल मूलभूत विषय वाले आपके साधारण, और मूलभूत विषयों के साथ एक या एक से अधिक आपके एकल विचार हो तो वो आपके यौगिक विषय कहलाएंगे। यौगिक विषय की बात करें उदाहरण की, तो बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और बाल दो शब्द दो से मिलकर बनाए हुई है। एक मूलभूत विषय हो गया, इसमें मनोविज्ञान क्या है, मूलभूत विषय आपका, और बाल क्या हो गया, एक या एकल विचार हो गया ये। तो बाल मनोविज्ञान आपका यौगिक विषय का उदाहरण दिया गया है। एक तो इसमें क्या हो, मूलभूत विषय हो, साथ में क्या हो, एकल विचार, तो ये आपका यौगिक विषय होगा। अगला आपका तीसरा नंबर क्या है, तीसरा आपका है जटिल विषय, जिसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स, जिन विषयों का निर्माण 2 या 2 से अधिक विषयों से मिलकर हो, अथवा उनके मध्य कोई संबंध हो, जटिल विषय कहलाते हैं। ऐसे विषय जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक विषयों से मिलकर हो, और वो नए विषय का निर्माण करे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, जटिल विषय कहलाएगा। साधारण विषय में केवल क्या था, मूलभूत विषय था। यौगिक विषय में प्लस में क्या जोड़ दिया भाई, एकल जोड़ दिया, एकल विचार जोड़ दिया इसमें, तो वो आपका कौन सा हो गया, यौगिक विषय। जटिल विषय में आपके 2 या 2 से क्या है, अधिक विषय है जो निर्माण करेंगे, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपका जटिल विषय कहलाएगा, जो 2 या 2 से अधिक विषय मिलकर जिसका निर्माण करेंगे। जैसे शिक्षा और मनोविज्ञान में अंतर, शिक्षा और मनोविज्ञान में अंतर। तो इस प्रकार ये हमारे जो महत्वपूर्ण 3 विषय थे उनका हमने अध्ययन किया था। इससे पहले हमने जो विषय निर्माण की संरचना थी उनका अध्ययन किया था। आगे हम इसमें बात करें तो रंगनाथन ने ज्ञान जगत का अध्ययन से, रंगनाथन ने डॉक्टर SR रंगनाथन, जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहलाते हैं, उन्होंने ज्ञान जगत के अध्ययन से वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों, नियामक सिद्धांतों, अवधारणाओं, उपसूत्रों और तकनीकों का प्रतिपादन किया था। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है भी, सामान्य सिद्धांतों, नियामक सिद्धांतों, अवधारणाओं, उपसूत्रों, कैनन्स और तकनीकों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये आपके डॉक्टर SR रंगनाथन थे। इसके साथ ही इन्होंने यानी कि डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा ही 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रतिपादन किया था। 5 मूलभूत श्रेणियां कौन कौन सी है भी आपकी, PMEST, इनका प्रतिपादन भी किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। P पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व, M आपका मैटर हो गया पदार्थ, E से आपकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा, S से आपका स्पेस यानी कि स्थान, और T से आपका टाइम यानी कि समय। इन 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रतिपादन भी किसके द्वारा किया गया,
तो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा किया गया था। ये 5 मूलभूत श्रेणियाँ भी आपकी। सबसे पहले व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी। पदार्थ है आपका मैटर, ये P हो गया आपका। उसके बाद पदार्थ मैटर M, और एनर्जी ऊर्जा आपका E, स्थान यानी कि स्पेस S, और समय यानी कि टाइम T, PMST हो गई। और इस PMST का प्रतिपादन, इन 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा ही किया गया था। उनके द्वारा ही सामान्य सिद्धांत वर्गीकरण के नियामक सिद्धांत, अवधारणाएं, उपसूत्र यानी कि कैनन्स और तकनीकों का प्रतिपादन किया गया था। तो इस प्रकार हमारे जो विषय निर्माण की विधियों के संबंध में जो सामान्य अध्ययन हमने किया था, आगे के जो आपका पार्ट होगा उसमें हम जो विषय निर्माण की विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे।